गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं अंकित जैन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन बात कर रहे थे पिछली क्लास में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसमें अपन ने पिछली क्लास में विभिन्न रीजन पढ़े थे, ठीक है, जिसमें अपन ने दो रीजन की बात की थी। पहला रीजन था फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप रीजन में अपन ने देखा कि अलग अलग जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग आईआर रीजन से एनर्जी को अवशोषित करता है और अवशोषित करके अपने बैंड प्रदर्शित करता है, ठीक है। देखिए वो सारी जो डिटेल थी, डाटा था, वो अपन को याद करना थोड़ा कठिन हो जाता है। उसको एकदम इजी वे में अगर अपन एक छोटा सा समराइज वे रखें तो अपन को और जल्दी याद होगा। देखिए यदि कहीं पर एक्स एच सिंगल बॉन्ड की बात होती है, किसकी बात होगी? एक्स एच सिंगल बॉन्ड की। एक्स क्या हो सकता है? एक्स कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ठीक है। यानी एक्स क्या है? एक हेटेरो एटम है जिससे कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यदि इसके अपन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात करेंगे तो इसका मान आएगा 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं यदि कहीं पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। यदि कहीं पर ऐसी स्थिति है तो उसके लिए जो अवशोषित बैंड आते हैं, यानी अपन बोल सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें क्या पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के लिए जो रीजन है वो क्या होगा? 2500 सेंटीमीटर इनवर्स से 2000 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। उसके बाद तीसरे रीजन में इसको डिवाइड कर देंगे कि यदि कहीं पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, यानी मॉलिक्यूल्स में क्या पाया जा रहा है? डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। डबल बॉन्ड के लिए जो रीजन है वो क्या होगा? 2000 सेंटीमीटर इनवर्स से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए अपन ने बात की थी सी डबल बॉन्ड ओ की, इसका मेनली जो बैंड है वो 1700 सेंटीमीटर के पास पाया जाता है। आगे इसके जो बैंड है वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से क्या होंगे? इफेक्ट होंगे। जैसे अपन ने एल्डिहाइड, एस्टर, एमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सभी में अपन ने देखा कि उनकी रेंज लगभग बराबर है, लेकिन थोड़ी थोड़ी उसमें क्या पाई जा रही है? भिन्नता पाई जा रही है, ठीक है। वैसे इसकी रेंज 1700 सेंटीमीटर के अराउंड है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर उनको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे और उस बैंड को थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा देंगे या घटा देंगे, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ के लिए आती है 1600 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये क्या है? आईआर स्पेक्ट्रो की जो मैंने फंक्शनल ग्रुप के जो बैंड थे उनको एकदम समराइज कर दिया है कि अपन को याद करना बहुत इजी हो गया। यदि कहीं पर देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो OH है वह अपना अवशोषित बैंड कहाँ पर दे रहा था? 3600 के पास। यदि वह हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो 3400 के पास दे रहा था, ठीक है। NH कहाँ पर दे रहा था? 3400 के पास, ठीक है। एल्डिहाइड का CH कहाँ पर दे रहा था? 3300 के पास, ठीक है। ये एकदम पास पास है ना। तो जहां पर OH, NH, CH यानी XH बॉन्ड की बात हो रही है, वहां पर अपन देखेंगे कि जो अवशोषित बैंड है वो कहां पर आएगा? 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आएगा, ठीक है। देखिए ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वह, उसके लिए फॉर्मूला क्या है? हुक का नियम। कई बार एग्जाम में आता है हुक का नियम, अंडर रूट के क्या है? फोर्स कांस्टेंट। यानी अगर
ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा तो फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा, और फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन वेव नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए देखिए इन तीनों में जो एब्जॉर्प्शन वेव नंबर है वो डबल बॉन्ड से क्या आता है, ज्यादा आता है। ठीक है, कितना आ रहा है, 2500 से 2000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आता है। आगे देखिए जो डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल हैं उनके लिए 2000 से 1500 के बीच में आता है सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। तो ये अपना एक रीजन हो गया। बात समझ में आ गई क्या? अब उन चीज़ों को अपन आराम से समराइज कर सकते हैं। देखिए उसके बाद अपन आज बात करते हैं अगले रीजन की। दूसरा रीजन है फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन देखिए, जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य की या मानव की जो फिंगरप्रिंट है, हाथों की जो प्रिंट है वो स्पेसिफिक होती है। तभी तो अपन के एग्जाम में जब भी अपन कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो अपन से अंगूठा लगवाते हैं, स्टाम्प पे अपन अंगूठा लगवाते हैं, क्योंकि जो स्टाम्प की छाप है, स्टाम्प की जो प्रिंट है वह स्पेसिफिक है, दूसरे व्यक्ति की वह प्रिंट नहीं मिलेगी। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट बोलते हैं। ऐसे ही जितने भी ऑर्गेनिक की फंक्शनल ग्रुप हैं, क्रियात्मक समूह हैं, वो क्रियात्मक समूह इस फिंगरप्रिंट रीजन में अपनी क्या देते हैं, अवशोषित बैंड देते हैं, एब्जॉर्प्शन वेव बैंड देते हैं। वह एब्जॉर्प्शन जो बैंड है वह प्रत्येक मॉलिक्यूल के लिए फिक्स होता है, फंक्शनल ग्रुप के लिए नहीं, प्रत्येक मॉलिक्यूल के लिए फिक्स होता है। यदि मॉलिक्यूल बढ़ा दिया जाए, देखिए कैसे, यदि मैं बात करूं CH3 CH2OH की, इसके लिए जो OH के लिए जो फ्रीक्वेंसी आएगी, और दूसरा मैंने ले लिया एथाइल अल्कोहल, सिर्फ अपन ने क्या कम किया है, एक कार्बन कम किया है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी यहां पर इस OH के लिए आनी चाहिए थी वही फ्रीक्वेंसी यहां पर आनी चाहिए थी μ2, लेकिन इस वाले रीजन में ये बराबर नहीं आती। हर कंपाउंड के लिए स्पेसिफिक क्या आता है, बैंड ऑब्जर्व होता है। वह स्पेसिफिक बैंड क्या बताता है, एक कंपाउंड की विशिष्टता। ठीक है, अब देखिए इसका क्या यूज है। अपन ने एक ज्ञात कंपाउंड लिया, पहले इथाइल अल्कोहल ले लिया, इसका अपन ने फिंगरप्रिंट रीजन में क्या निकाला, बैंड निकाला। ठीक है, उसके बाद अपन ने अज्ञात कंपाउंड लिए, उन कंपाउंड में यदि अपन को चेक करना है कि उसमें इथाइल अल्कोहल है तो उसको अपन क्या निकालेंगे, IR स्पेक्ट्रम निकालेंगे। IR स्पेक्ट्रम यदि पहले जो अपन ने रिकॉर्ड किया था उस ज्ञात स्पेक्ट्रम से यदि मैच खा जाता है तो अपन बोलेंगे कि जो मिक्सचर है इसमें कौन प्रेजेंट है, इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है। ठीक है, तो अननोन जो मिक्सचर होता है उसकी IR स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करके और जो ज्ञात कंपाउंड का IR स्पेक्ट्रम होता है उससे मैच करते हैं। मैच करने के बाद अपन देखते हैं कि क्या इसमें यह कंपाउंड प्रेजेंट है या नहीं है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, देखिए जो फिंगरप्रिंट रीजन है उसकी जो रेंज है वो क्या है, 1500 सेंटीमीटर से 667 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी 667 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच की रेंज आती है। ठीक है, अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के नीचे का जो वेव नंबर का जो रीजन है वह क्या कहलाता है, फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है। इस रेंज में हर कंपाउंड अपनी अलग अलग क्या देता है, हर कंपाउंड अपनी अलग अलग बैंड देता है। उस बैंड का अपन ज्ञात कंपाउंड और अज्ञात कंपाउंड से मैचिंग करने पर अपन अज्ञात कंपाउंड की पहचान कर सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ये अपना क्या है, फिंगरप्रिंट रीजन है। ठीक है, अब देखिए हर कंपाउंड के लिए इस पे जो बैंड है वो अलग अलग आते हैं। अपने एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आता है फिंगरप्रिंट रीजन पर कि फिंगरप्रिंट पर शॉर्ट नोट लिखिए, तो उसमें अपन को सिर्फ यही लिखना है कि जिस प्रकार मानव की
उंगली की छाप स्पेसिफिक होती है, उसी प्रकार हर कंपाउंड फिंगरप्रिंट रीजन में अपनी एक क्या देता है, बेंड देता है। वह बेंड हर कंपाउंड के लिए स्पेसिफिक होता है। ठीक है, यदि अपन अज्ञात कंपाउंड का बेंड किसी ज्ञात आईआर कंपाउंड के स्पेक्ट्रम से मैच करे और मैच खा जाता है, तो अपन देखेंगे कि जो अज्ञात कंपाउंड है वो कौन सा है, जिस ज्ञात कंपाउंड का वह आईआर स्पेक्ट्रम मैच खाता है। बात समझ में आ गई क्या? आगे अपन बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आईआर एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बात करेंगे अपन। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके बारे में? हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? यदि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में कौन आ जाए? हाइड्रोजन आ जाए। दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन आती है, जिसमें से हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है और दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा जुड़ी रहती है। या अपन बोल सकते हैं एक से तो सहसंयोजक बंध से जुड़ी रहती है, जबकि दूसरी हेटेरो एटम या अपन बोले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से विद्युत आकर्षी बल के द्वारा जुड़ी रहती है। इस प्रकार ये जो बॉन्ड बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, इसको अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? यदि इसको अल्कोहल लें तो इस प्रकार स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब देखिए, ये तो अपना हाइड्रोजन बंध है। हाइड्रोजन बंध दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक इंटरमॉलिक्यूलर, एक इंट्रामॉलिक्यूलर। यदि हाइड्रोजन बंध दो अणु के बीच में लगे, एक अणु अल्कोहल का ये रहा, दूसरा अणु अल्कोहल का ये रहा, और इनके बीच में कौन बन रहा है? हाइड्रोजन बंध बन रहा है। यदि हाइड्रोजन बंध दो अणुओं के बीच में लगे तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और यदि हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के बीच में लगे, जैसे देखिए इस प्रकार, यदि हाइड्रोजन बंध एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे, इसको अपन क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक इंटरमॉलिक्यूलर और एक इंट्रामॉलिक्यूलर। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं कि जो हाइड्रोजन बंध है वह एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी को किस प्रकार प्रभावित करता है। अब अपन बात करेंगे, देखिए एक रिकॉर्ड किया स्पेक्ट्रम किसका? अल्कोहल का। अल्कोहल ले लिया, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसका अपन ने गैस फेज में स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया, आवृत्ति आई μ1। फिर इसका अपन ने लिक्विड स्टेट में रिकॉर्ड किया, आवृत्ति आई μ2। ठीक है, देखिए गैस फेज में अणु दूर दूर होते हैं। अणु दूर दूर होने के कारण उनके बीच में हाइड्रोजन बंध बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होती, लेकिन यदि वह लिक्विड स्टेट में है तो इस प्रकार हाइड्रोजन बंध बन सकता है। इस प्रकार हाइड्रोजन बंध बन सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन बंध बनने के कारण क्या होगा? देखिए, यह ऑक्सीजन नेगेटिव है, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव है। हाइड्रोजन बंध बनने के कारण ये जो हाइड्रोजन है यह किधर जा रही है? इस ऑक्सीजन की तरफ जा रही है। ऑक्सीजन की तरफ जाने पर यानी ये बॉन्ड बढ़ रहा है ना, इसके कारण इस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। कौन सी?
OH बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपको पता है यदि OH बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, प्रबलता कम हो जाएगी, तो अपन बोलेंगे फोर्स कांस्टेंट का मान कम हो जाता है, तो फ्रीक्वेंसी का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। हाइड्रोजन बंध बनने के कारण, हाइड्रोजन बंध बनने के कारण OH की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, OH की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बंध प्रबलता है, वो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बंध प्रबलता कम हो जाने के कारण क्या होगा, बल नियतांक का मान कम हो जाता है, और बल नियतांक का मान कम हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन जो वेव नंबर है उसका मान भी क्या हो जाएगा, कम। यदि अपन इन दोनों में से कंपेयर करना है कि कौन सा वेव नंबर ज्यादा है, तो अपन बोलेंगे μ1 इज ग्रेटर देन μ2, कि जो पहला वेव नंबर है वह ज्यादा है, क्योंकि गैसेस स्टेट में हाइड्रोजन बंध नहीं है, और हाइड्रोजन बंध नहीं होने के कारण OH की जो बंध प्रबलता है वह ज्यादा है। किससे, गैसेस स्टेट में ज्यादा है लिक्विड स्टेट से, जिससे लिक्विड स्टेट में एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी का मान कम हो जाता है हाइड्रोजन बंध बनने के कारण। ठीक है। अब देखिए, इसको अपन बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है। यदि पैरा पोजीशन पर जोड़ दूं मैं, ठीक है, ये तो हो गया, इसका नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, और इसका नाम क्या है, सैलिसिल्डिहाइड, या अपन बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। ठीक है। देखिए, ऑर्थो हाइड्रोक्सी में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध हो रहा है, जबकि पैरा हाइड्रोक्सी में देखिए इस प्रकार यहां पर होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें इंटरमोलिकुलर हो रही है, जबकि इसमें कौन सी हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन याद रखना कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है, प्रबल होती है। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी, यदि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है, प्रबल है, इसके लिए μ1 मान लिया, इसके लिए μ2 मान लिया। वापस देखिए, एक बार इसको समझने का प्रयास कीजिए कि यह गैसियस स्टेट में हाइड्रोजन बंध नहीं है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी का मान ज्यादा आता है। यानी अपन ऐसे बोल सकते हैं कि यदि हाइड्रोजन बंध बढ़ेगा तो म्यू का मान कम हो जाएगा। गैसियस स्टेट में हाइड्रोजन बंध नहीं है, इसलिए इसके वेव नंबर का मान ज्यादा आता है। यानी अपन ऐसे बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन बंध बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी का मान क्या हो जाएगा, कम। अब मैं बोल रहा हूं कि इंट्रामोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर एक मॉलिक्यूल के बीच में, वो कैसी होती है, प्रबल होती है। प्रबल होगी, इसका मतलब यह ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा तो ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा। ठीक है। जबकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है, वीक होती है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है, वीक होती है। वीक होने के कारण अपन बोलेंगे कि इसकी जो कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम वहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा। लिख सकते हैं, बात समझ में आ गई ना। ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करती है। ठीक है। और देखिए, और देखिए, एक बार इनको लिख लेते हैं अपन कि C2H5 गैसियस फेज में, इसके लिए μ1, C2H5OH लिक्विड फेज में, इसके लिए μ2, और μ1 इज ग्रेटर देन μ2। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। उसके बाद अपन लिख सकते हैं कि ये है पैरा
यहाँ पर है इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर इसके लिए μ1 मान लिया, इसके लिए μ2, तो अपन बोलेंगे μ1 इज ग्रेटर देन μ2, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है, प्रबल होती है। तीसरी बात करते हैं कि C2H5OH ये भी लिक्विड में ले लिया, C2H5OH ये भी लिक्विड में है, ठीक है, लेकिन इसका टेम्परेचर अपन ने 25 डिग्री सेंटीग्रेड किया रखा, जबकि इसका टेम्परेचर अपन ने कितना रख दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अपन क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है उसकी बात करेंगे, ठीक है। ये भी इथाइल अल्कोहल है, ये भी लिक्विड फेज में है, यह भी इथाइल अल्कोहल है, यह भी लिक्विड फेज में है, लेकिन देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर अपन बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मान कम हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाती है। यानी जो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही थी वो अब क्या हो जाएगी, टूटना प्रारंभ हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ने के कारण। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी तो अपन देखेंगे इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो गई, तो फ्रीक्वेंसी का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी का मान ज्यादा हो जाएगा। यदि इसके लिए मैं फ्रीक्वेंसी μ1 लिख दूं, इसके लिए μ2, तो अपन देखेंगे कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ठीक है। तो आपको एक लाइन ऐसे लिख लेनी है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाती है, जिससे एब्जॉर्प्शन वेव नंबर का मान बढ़ जाता है, जिससे एब्जॉर्प्शन वेव नंबर का मान बढ़ जाता है। ये तो अपन ने बात की इंट्रामोलिकुलर में। यदि अपन इंटरमोलिकुलर में भी बात कर लें कि अपन ने क्या लिया है, ऑर्थो वाला ही लिया है, लेकिन इसका टेम्परेचर T1 ले लिया, अब भी ऑर्थो वाला ही लिया है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसका टेम्परेचर T2 ले लिया, T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा, इसके लिए μ1 मान लिया, इसके लिए μ2 मान लिया, तो अपन बोलेंगे μ2 इज ग्रेटर देन μ1, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के कारण इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वीक हो जाती है और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। और कमजोर पड़ जाएगी तो अपन बोलेंगे कि ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा तो ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी उसका मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, टेम्परेचर का इफेक्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन डाइल्यूशन पर, कि अपन ने अल्कोहल को पानी में मिलाया। अपन बात करते हैं डाइल्यूशन पर, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। तो डाइल्यूशन पर अपन को याद रखना है कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर, डाइल्यूशन का मतलब होता है तनुता, तनुता बढ़ाने पर इंटरमोलिकुलर कौन सी थी, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी हो जाती है, वीक हो जाती है, कम पड़ जाती है। और आपको पता है यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक पड़ जाएगी तो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए 1 मोलर C2H5OH और यहां पर ले लिया 0.5 मोल C2H5OH, ठीक है, मोलर C2H5OH, यानी इसकी कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब इसमें तनुता ज्यादा है, तनुता ज्यादा होगी, इसके लिए μ1 मान लिया, इसके लिए μ2। तनुता ज्यादा होने पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगी तो अपन बोलेंगे यहाँ पर एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए एक चीज लिखनी है कि डाइल्यूशन पर, तनुता पर
इंट्रामोलिकुलर डाइल्यूशन पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रभावित नहीं होती, यानी डाइल्यूशन का इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यदि मैं इसके लिए बोलूं कि मैंने जो सैलिसिलडिहाइड है वह 1 मोल लिया है एक में और एक में 0.5 मोल लिया है, इसके लिए फ्रीक्वेंसी μ1, इसके लिए फ्रीक्वेंसी μ2, तो आपसे पूछे कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है तो अपन बताएंगे μ1 बराबर μ2। बात समझ में आ गई ना? इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता। इससे आगे का मैटर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।